Hello students, till now we are doing force and laws of motion chapter और हमने इसमें फर्स्ट और सेकेंड लॉ पढ़ लिया। आज हम इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, आइए देखते हैं। इट स्टेट्स दैट व्हेन वन बॉडी exerts force on second body, then second body instantaneously exerts force on first body। ठीक है, बहुत इजी सी चीज है। क्या चीज है? सपोज एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज मेरे पास दो बॉडी हैं, एक मेरा हाथ है और एक ये बोर्ड है। मैं जितना बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ, बोर्ड उतना ही मुझ पे फोर्स लगा रहा है। दैट इज सिंपली अ थर्ड लॉ। ठीक है, मैं अगर आप दो जने हैं, एक दूसरे को आपने पकड़ा हुआ है, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तो जितना एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है, उतनी ही दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे फोर्स लगा रही है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। थर्ड लॉ क्या होता है? इट स्टेट्स दैट व्हेन वन बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, देन द अनदर बॉडी और द सेकंड बॉडी एक्सर्ट्स द इक्वल फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी। ठीक है, जो एक बॉडी जब दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, सपोज ये हैंड है, ये हैंड है, ये जितना हैंड मैं दबा रहा हूँ, दोनों को प्रेस कर रहा हूँ, ये हैंड जिस पे इतना फोर्स लगा रहा है, दूसरा हैंड इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगा रहा हुआ। दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसको हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। एक्शन रिएक्शन लॉ मतलब सपोज मेरे पास ये दो ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ये दो ब्लॉक्स है, दो ब्लॉक्स को आपस में मैं प्रेस कर रहा हूं। ये ब्लॉक इस पे यहां फोर्स लगा रहा है, ये ब्लॉक इस पे यहां फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये ब्लॉक इस पे इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये ब्लॉक इस पे इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो एक फोर्स को हम बोल देंगे एक्शन और दूसरी फोर्स को बोल देंगे रिएक्शन। तो इसको एक्शन रिएक्शन फोर्स या एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, एक एक्शन कर रहा है और दूसरा रिएक्शन दे रहा है, तो थर्ड लॉ बोलते हैं। ठीक है, दीज फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये तो दोनों आपस में फोर्सेस लग रही हैं, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, मतलब जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। ये इधर लग रही है, ये इधर लग रही है। ठीक है, तो थर्ड लॉ में ये चीज है, ये वाला थर्ड लॉ है। इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, वो जनरली ये पूछा जाता है कि व्हेन दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। हमने बोला ये दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, व्हेन दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, व्हाई दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर। ठीक है, जब ये दो फोर्स लग ही रही हैं, एक इधर लग रही है, एक इधर लग रही है, तो ये दोनों कैंसिल क्यों नहीं करती? ठीक है, तो जनरली ये क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई टू फोर्सेस in third law do not cancel each other। ये दोनों फोर्स दोनों कैंसिल क्यों नहीं करती एक दूसरे को? अभी ध्यान से मैंने एग्जांपल बोला, ये ब्लॉक इस पे फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, ये ब्लॉक इस पे फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ। ठीक है, तो कैसे कैंसिल हो जाएगी? क्यों कैंसिल नहीं होगी? समझ आया? ये इस पे फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, ये इस पे फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ। कैंसिल कब होगा? जब एक ही बॉडी पे दो फोर्स लग रहे होंगे, एक इधर फोर्स लग रहा होगा और एक इधर फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो ये मैं बोलूं ये फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। अब ये तो दो बॉडीज है ना, इसकी फोर्स यहाँ लग रही है, इस पे फोर्स यहाँ लग रही है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है इधर, ये इस पे फोर्स लगा रहा है इधर, तो कैंसिल नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? व्हाई दीज टू फोर्सेस डू नॉट कैंसिल ईच अदर। इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज they act on
टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक है, दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट कर रही है ना, बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, दो अलग अलग बॉडीज पे फोर्स लग रही है, एक बॉडी पे फोर्स इधर लग रहा है, एक बॉडी पे इधर लग रहा है, तो ये दोनों तो अलग अलग बॉडी है ना, कैंसिल कैसे हो जाएगी? जब एक ही बॉडी पे दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इधर एक इधर, तो कैंसिल हो सकती है ना, तो बॉडीज ही अलग अलग है, इस पे फोर्स लग रहा है इधर, इस पे फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकती, तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। अब ये इतना ही है थर्ड लॉ, आपके जो सिलेबस में 9th क्लास में थर्ड लॉ इतना ही है, इसके ऊपर कुछ डेली लाइफ के एप्लीकेशन है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट क्या है, वाई वी आर एबल टू वॉक, हम वॉक कैसे कर पाते हैं, ठीक है। जब हम वॉक कर रहे होते हैं हम क्या करते हैं, अपने फीट से, अपने पैरों से जमीन को प्रेस करते हैं नीचे, वॉक करते हैं तो जमीन को प्रेस करते हैं नीचे, जब हम नीचे जमीन को प्रेस करते हैं जितनी फोर्स है, जमीन भी उतनी फोर्स से हमारे को प्रेस करती है, ठीक है। सपोज मैं वॉक कर रहा हूँ, ठीक, मैं जितनी फोर्स से जमीन को प्रेस कर रहा हूँ, ये अर्थ है, ये मैं वॉक कर रहा हूँ यहाँ पर, जितनी फोर्स से मैं जमीन पे प्रेस कर रहा हूँ अर्थ पे, अर्थ भी तो उतनी फोर्स से मुझे प्रेस कर रही है ना ऊपर, तो उतनी ही फोर्स ऊपर लगती है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, सो वी आर एबल टू वॉक, ठीक है, हम इसलिए वॉक कर पाते हैं। सेकेंड इज डिस्क्राइब द रिकॉइल ऑफ गन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिकॉइल ऑफ गन, ये क्या होता है? आपने देखा होगा जो फोर्सेस के लोग होते हैं, आर्मी के, एयरफोर्स के, आर्मी के लोग होते हैं, पुलिस के पास भी होता है, तो उनके पास राइफल वाली गन होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, जब गन चलाते हैं तो गन का जो बैक पोर्शन होता है वो क्या करते हैं, शोल्डर पे रखते हैं, वो ऐसा बोला जाता है कि इसको शोल्डर पे अच्छे से टिका के रखो जब यूं मारते हैं, ठीक है। शोल्डर पे टिका के क्यों रखना होता है? इसीलिए ये रिकॉइल ऑफ गन से, जब मैं बुलेट फायर कर रहा हूं तो बुलेट क्या जा रही है, बुलेट पे फोर्स लग रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। जितनी फोर्स बुलेट पे लगेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उतनी तो फोर्स गन पे लगेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। जितनी फोर्स बुलेट पे रखेगी तो गन एकदम से रिकॉइल करती है, रिकॉइल करती है मतलब पीछे आती है, तो अगर कंधे पे सही से ना रखी हो, शोल्डर पे सही से ना रखी हो, तो शोल्डर ब्रेक होने का डर रहता है, इसलिए बोलते हैं बोन्स ब्रेक होने का डर रहता है, इसलिए बोलते हैं कि जब गन हम फायर करें तो शोल्डर पे अच्छे से इसको बिल्कुल सही डायरेक्शन में, बिल्कुल सही जगह पे रखना है कि हमारा शोल्डर ब्रेक ना हो। रिकॉइल ऑफ गन मतलब गन का बैक आना, पीछे आती है गन जब बुलेट हम आगे फायर करते हैं, ठीक है। तो बुलेट क्या हो, इसमें बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हमने बुलेट क्या करी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगी बुलेट पे, बुलेट ने गन पे फोर्स लगाई बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। फोर्सेस दोनों अलग अलग बॉडी पे है, ये बुलेट पे फोर्स है, गन पे, तो कैंसिल तो हो नहीं सकती। अब आप बोलोगे सर बुलेट तो इतनी तेज जा रही है, गन तो उतनी तेज पीछे नहीं आती, ठीक है। क्यों नहीं आती गन उतनी तेज पीछे? हमने सेकंड लॉ में पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स सेम है, तो मास किसका ज्यादा है, बुलेट का या गन का? गन का मास ज्यादा है, ठीक है। गन का मास ज्यादा है मतलब क्या होगा, गन की एक्सेलरेशन कम होगी, फोर्स सेम है ना। एफ क्या होता है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स सेम है, दैट मीन्स मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। अगर मैंने ये 6 ही बनाना है मल्टीप्लाई करके, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 6 होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर मास 2 है गन का, तो गन का एक्सेलरेशन 3 होगा। बुलेट का मास, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, अगर बुलेट का मास 2 है, बुलेट का मास कम है ना, बुलेट का मास 2 है, तो बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी 3, और गन का मास ज्यादा, तो गन की एक्सेलरेशन कम होगी, ठीक है। तो गन के मास की वजह से उसकी एक्सेलरेशन कम होती है, धीरे से पीछे आती है, ठीक है। गन जर्क तो मारता है पीछे, शोल्डर पे जर्क तो मारती है, पर उतनी तेज नहीं मारती जितनी तेज वेलोसिटी से बुलेट जाती है, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम रिकॉइल ऑफ गन, कि जब हम शूट करते हैं बुलेट को, तो जितनी फोर्स से बुलेट बाहर निकलती है उतनी फोर्स से ही गन पीछे की डायरेक्शन में रिकॉइल होती है। थर्ड लॉ, तो ये थर्ड लॉ के ऊपर बेस पे प्रिंसिपल है, ठीक है, थर्ड लॉ का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या है, जिसने भी बोटिंग करी होगी उसको पता होगा, व्हाई बोट मूव्स बैकवर्ड व्हेन वी जंप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब हम शोर पे पहुंच जाते हैं, एंड पे आ जाते हैं और हम बोट से बाहर निकलना होता है, तो हम जैसे ही बोट से जंप करते हैं बोट पीछे की तरफ जाती है ना, वही चीज है, जैसे हमने बोर्ड पे पैर रखा, हम आगे फॉरवर्ड की डायरेक्शन में गए, तो जो बोट होती है वो ऐसे ही बैक डायरेक्शन में जाती है। थर्ड लॉ, ठीक है, हमने बोट पे फोर्स लगाया, बोट ने हमारे पे फोर्स लगाया, हम आगे चले गए और बोट पीछे चली गई, ठीक है। थर्ड लॉ के प्रिंसिपल पे बेस है। ये भी सबने किया होगा, व्हाई अ बैलून गोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन व्हेन वी ओपन इट्स पाउच। मैंने
बैलून फुला दिया, ठीक है, गुब्बारा फुला दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, गुब्बारा फुला के उसका माउथ ओपन कर दिया, ठीक है। तो क्या करता है, इधर उधर जाता है ना, उसमें क्या होता है, एयर माउथ से बाहर निकलती है, ठीक है। यहां से अगर मैं वो करूं तो ये है सपोज, ठीक है, यहाँ क्या है, एयर माउथ से बाहर निकलती है ना इस डायरेक्शन में, तो बैलून किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन होगा ना, इधर फोर्स लगाई एयर ने ये बाहर की तरफ, तो बैलून उतनी ही फोर्स से उधर जाएगा। थर्ड लॉ के प्रिंसिपल पे बेस है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं या कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में आते हैं बेटा। ये जो एग्जाम में आएगा तो आपको क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा कि डिस्क्राइब द रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में, या ये पूछ लेंगे ऑन व्हाट लॉ दिस रिकॉइल ऑफ गन बेस, किस लॉ पे ये गन रिकॉइल क्या है, बेस है, किस लॉ पे बेस है गन का रिकॉइल। गन का रिकॉइल बेस है न्यूटन्स थर्ड लॉ पे, ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या है, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे जितना फोर्स लगाएगी उतना ही सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाएगी। इसको हम न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलते हैं। और कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। और ये न्यूटन्स थर्ड लॉ में दोनों फोर्सेस कैंसिल क्यों नहीं होती, क्योंकि वो दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट कर रही होती हैं। एक बॉडी पे दो फोर्स एक्ट कर रही है तो ही कैंसिल होगी ना, ये अलग अलग बॉडीज पे एक्ट कर रही होती है। और ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है और अपोजिट डायरेक्शन, एंड इसको हम एक्शन रिएक्शन फोर्सेस भी बोलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू स्टडी इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ना है, एक और तरह का लॉ पढ़ना है। हमने 3 लॉज पढ़ लिए। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने मोमेंटम पढ़ लिया। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। सपोज मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये एक ब्लैक मार्कर है, ब्लू मार्कर है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स ऐसे जा रहे हैं इधर किसी वेलोसिटी से, ठीक है। सपोज इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इससे इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ये तेज जा रहा है, तो ये थोड़ी देर बाद इसको टकरा देगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद टक्कर मारेगा ना, इसको हिट करेगा। इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी ज्यादा है, तो थोड़ी देर बाद टक्कर मारेगा। जब ये साथ में जा रहे हैं, कोलाइड किया, और कोलाइड करने के बाद फिर अलग अलग मूव करने लगे, ठीक है। कोलाइड करने के बाद इसके पास आया, कोलाइड किया और अलग अलग मूव करने लगे, ठीक है। तो जब ऐसा होता है और कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, ठीक है, बाहर से तो कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, कुछ नहीं लगाई, आपस में चल रहे थे, टकराए और अलग हो गए, ठीक। बाहर से किसी ने कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, किसी ने इसको धक्का नहीं लगाया, ठीक है। तो ये लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि जब भी बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, जब तक, ठीक है, कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लग रही, तो जो इसका मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, कोलिजन क्या होता है, टकराना आपस में दो बॉडीज का, ठीक है। जो इसका पहले कोलिजन होगा, कोलिजन से पहले मोमेंटम होगा दोनों का मिला के, ठीक है। जो इनिशियल मोमेंटम होगा जब ऐसे चल रहे थे, कोलिजन के बाद और जो बाद में चल रहे थे, उसका जो फाइनल मोमेंटम होगा, वो दोनों मोमेंटम इक्वल होंगे, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, देखिए, इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। मोमेंटम क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल मतलब जब 2 बॉडीज की बात करें तो मोमेंटा बोल देते हैं उसको, ठीक है। इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ मोमेंटा ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटा ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन, ठीक है। मोमेंटम 2 ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन, आए टकराए अलग अलग चलेगी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, क्या प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है। ये आपस में चल रहे हैं, कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लग रही है, कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लगा, आपस में चल रहे हैं, टकराए और फिर अलग हो गए। तो जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन है दैट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ आ गया। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। सपोज मेरे पास 2 बॉल्स हैं, एक बॉल सेकंड बॉल बी, ठीक है। ये 2 बॉडीज हैं, ए और बी, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हैं। इसका मास है m है, इसका मास है mb। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ub। आपने पढ़ चुके हो इनिशियल वेलोसिटी। a की वेलोसिटी ज्यादा है b से, मैंने लिख दिया u इज ग्रेटर देन ub बिफोर कोलिजन। आपस में थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो इससे टकरा जाएगा, यही पढ़ा था ना हमने। इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ये कोलाइड कर जाएगा। कोलाइड करने के समय में ड्यूरिंग कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन है, ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा, मास तो सेम ही है। ये इस पे फोर्स लगाएगा, इसने इस पे फोर्स लगाई, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए।
बी पे फोर्स लगाई ए की वजह से, किधर, इस डायरेक्शन में, और थर्ड लॉ से ये इस पे वापस फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये इस पे फोर्स लगाएगा ना इस डायरेक्शन में, कितनी होगी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है, ये लिखा है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, बी पे जो फोर्स लगाई ए की वजह से, और ये ए पे जो फोर्स लगी बी की वजह से, एफ बी एफ ए बी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड की है, डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब इसमें हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ठीक है, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, और मैग्नीट्यूड इक्वल है, एफ बी ए इक्वल टू माइनस एफ ए बी। उसके बाद टकरा के बाद दोनों अलग होगी, अलग होने के बाद कुछ डिफरेंट वेलोसिटी से जाएंगी, सपोज फाइनल वेलोसिटी इसकी ए वाले की क्या है, वी ए, फाइनल वेलोसिटी हम वी से डिनोट करते हैं, और बी की क्या है, वी बी, मास सेम है आफ्टर द कोलिजन, ठीक। अब ये बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की बात कर ली, अब इसको डिराइव करते हैं कि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैथमेटिकली कैसे देखते हैं हम, ठीक है, मैथमेटिकली इसको कैसे देखते हैं, तो यहाँ डेरिवेशन करते हैं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कितनी होगी, एफ ए बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, बी पे ए ने कितनी फोर्स लगाई, एफ बी ए, समझ आता है इतना सबको, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ, इनिशियल मोमेंटम ए का क्या है, बी का क्या है, फाइनल मोमेंटम ए का क्या है, बी का क्या है, आप लोग आसानी से बता सकते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए का इनिशियल मोमेंटम क्या, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ए का मास और ए की इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया, ठीक है, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए का फाइनल मोमेंटम कितना होगा, मास और इसकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, बी का मास इंटू बी की इनिशियल वेलोसिटी, ठीक, फाइनल मोमेंटम ऑफ बी, फाइनल मोमेंटम बी का कितना होगा, बी का मास और बी की फाइनल वेलोसिटी। तो ये सब हमारे को जो गिवन था, जो हमने क्वेश्चन में लिया कि ये सब नोटेशन है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू हमारे को सेकेंड लॉ क्या पता चलता है, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, अपॉन में टाइम, ये पढ़ा हमने सेकेंड लॉ में, फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब यहां अगर बात करें हम फोर्स ए बी की, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ए पे कितनी फोर्स लगा, तो ए का कितना मोमेंटम चेंज हुआ वो लिखेंगे, ए का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, फाइनल मोमेंटम ए का क्या होगा, फाइनल मोमेंटम ए का माइनस इनिशियल मोमेंटम ए का डिवाइड बाय टाइम, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, सबको समझ आ गया, फोर्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम, हमने सेकेंड लॉ में भी किया था, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ए पे कितना फोर्स लगा, जितना ए का मोमेंटम चेंज हुआ, ठीक है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, फाइनल मोमेंटम बाय इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, टाइम तो सेम है, ठीक। अब ये तो होगी सेकेंड लॉ की बात, यहां पर इसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या कहता है, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं, जितना इसने जितने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इसने उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ठीक है, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, आप सबने ये इसकी नोट कर लिया होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, ठीक है। तो थर्ड लॉ में एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए डिवाइड बाय टाइम
एफ ए बी इक्वल टू माइनस, इसको ब्रैकेट में डालते हैं, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइड बाय टाइम। ठीक, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, थर्ड लॉ से ये आ गया, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है सबको। ठीक, अब इसको सॉल्व करें तो एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, इस माइनस को मैं अंदर ले जाऊं, एम बी वी बी ब्रैकेट ओपन करके प्लस माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी। अब इसको इनिशियल वेलोसिटीज वालों को एक तरफ ले जाते हैं, फाइनल वेलोसिटीज वालों को एक तरफ ले जाते हैं। एम ए वी ए यहां से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये एम बी वी बी इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। तो ये क्या आ गया, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी वी बी। तो ये क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, फाइनल मोमेंटा इक्वल टू, ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए मास इनटू वेलोसिटी, ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, तो ये इनिशियल मोमेंटा बिफोर कोलिजन, और ये फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, यही तो हमने बताया था स्टार्टिंग में, इनिशियल मोमेंटम of a system is equal to final momentum of system, that is the law of conservation of momentum, that is the law of conservation of momentum, कि अगर दो बॉडीज हिट कर रही हैं आपस में तो दो बॉडीज में क्या होगा, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती तो इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम के, जो इनिशियल मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हमने इसकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट भी देख लिया और इसका मैथमेटिकल रिलेशन भी देख लिया, इसका स्टेटमेंट भी हमारे को पता चल गया और मैथमेटिकल रिलेशन भी। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल्स हैं, आप लोग इसको एग्जांपल्स को ट्राई कर सकते हैं। इसका एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम is horizontally fired with a velocity of 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बुलेट और गन सिस्टम है, बुलेट और गन सिस्टम है। ठीक है, बुलेट का मास कितना दिया हुआ है, सपोज मैं इसको बी से डिनोट कर रहा हूं, बुलेट का मास दिया हुआ है 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम बुलेट का मास दिया हुआ है और बोला जब इसको फायर किया तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड। कौन सी वेलोसिटी अभी मैं समझाता हूं। ठीक है, गन का कितना मास दिया हुआ है, मास ऑफ गन देख लेते हैं बुक में, गन का कितना मास है, गन का मास दिया हुआ है 2 kg, मास ऑफ गन इज 2 kg, गन का 2 kg मास दिया है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी निकालनी है कि कितनी वेलोसिटी से ये गन रिकॉइल करेगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन। अभी मैंने पढ़ाया था एग्जांपल आपको थर्ड लॉ में, इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी कितनी होगी। ठीक है, बहुत इजीली हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकाल सकते हैं। आपके बुक्स में एग्जांपल बहुत सारे हैं, 2 हॉकी प्लेयर्स के भी एग्जांपल हैं, हॉकी प्लेयर्स आपस में टकरा रहे हैं और अलग हो रहे हैं, उसकी कुछ मास है कुछ वेलोसिटी है। आप एक एग्जांपल ध्यान से समझ लीजिए, हर एग्जांपल निकल जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो हमें याद रखना है वो क्या याद रखना है, क्या होता था हमारे को, इनिशियल मोमेंटम ऑफ 2 बॉडीज इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ 2 बॉडीज। यही था ना, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को इक्वल, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। 2 बॉडीज हैं, इसमें ए भी लिया हुआ, मैं गन और बुलेट के हिसाब से भी कर सकता हूं। ठीक है, तो इस एग्जांपल में गन और बुलेट के हिसाब से अगर मुझे लिखना हो तो क्या क्या लिखूंगा, मास ऑफ गन इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये तो बी से ही बन गया, मास ऑफ गन इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट।
ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूलाज में मुझे वैल्यूज पुट करनी है, ठीक। कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले तो क्या देखना होता है, जो हमारे पास गिवन है वो लिख लीजिए, ठीक। गिवन मेरे को पता है, बुलेट का मास गिवन था मेरे पास 20 ग्राम्स। और क्या चीज याद रखनी होती है हमेशा, एसआई यूनिट में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, एक जैसी यूनिट में। तो ग्राम को मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, कितना होगा 1 ग्राम कितना होता है 1000 किलोग्राम, 1000 से डिवाइड करना होगा ग्राम्स, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आ गया, कितना आ गया 2/100 kg। ऐसे ही रख लो, जैसे इसको 0.02 लिख लो, ठीक है। एक ही बात है, या 0.02 kg लिख लो या 2/100 कर लो इसको, ठीक। ये तो है मास ऑफ बुलेट। मास ऑफ गन कितना है 2 kg, ये तो केजी में दिया हुआ, सही है। ये भी केजी में आ गया हमारे पास, ये भी केजी में आ गया। अब उसने बोला पहले क्या है, पहले तो गन और बुलेट, गन और बुलेट है एक साथ है, ठीक है। गन और बुलेट वहीं पर है, उनकी इनिशियल वेलोसिटीज क्या होंगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होंगी ना, ठीक है। बुलेट भी वहीं रुका हुआ है और गन भी वहीं हमारे हाथ में है ना, हमने अभी कुछ भी नहीं किया। तो इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होती है। और गन की भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी तो वही सिस्टम है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ, तो हम इसमें बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगा, इसीलिए तो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया ना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब वैलिड है, जब लिखा होता स्टेटमेंट में प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, कोई बाहर से फोर्स नहीं है। मेरे पास गन और बुलेट का सिस्टम है, यूं रखा है दोनों, अभी इनिशियली रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, दो बॉडी स्टार्टिंग से ही चल रही हैं फिर टकराई, तो उनकी इनिशियल वेलोसिटीज होंगी कुछ, जैसे हमने डेरिवेशन किया था। तो इनिशियल वेलोसिटीज इस केस में 0 है। फाइनल वेलोसिटी गन की कितनी है, बुलेट की, बुलेट की फाइनल वेलोसिटी उसने बोला जब फायर करी तो 150 मीटर पर सेकंड से गई, सही है। ऐसा यूनिट है मीटर में सेकंड में, ठीक है। 150 मीटर हमें निकालनी क्या है, फाइनल वेलोसिटी गन की निकालनी है, कितनी वेलोसिटी से गन रिकॉइल करे, बैक करे, ठीक है। तो अब सब गिवन है, यहाँ जितना भी क्वेश्चन में गिवन था ये सब लिख लिया हमने, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, इस फॉर्मूला में पुट करना है, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, ये इसमें पुट करते हैं। सबसे पहले क्या है, मास ऑफ गन 2 kg, 2 लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, ये तो 0 है, गन तो रेस्ट पे थी पहले, 0 प्लस मास ऑफ बुलेट कितना है 0.02 kg मास ऑफ बुलेट। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है 0, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी 0, गन और बुलेट 0 पे थी, आप सबको समझ आ गया, ठीक है। गन और बुलेट क्या है 0 पे थी। mg मास ऑफ इक्वल टू, ये तो हमारा इनिशियल मोमेंटम आ गया, फाइनल क्या है, गन का मास तो सेम रहेगा 2, वेलोसिटी गन की फाइनल वेलोसिटी, यही तो हमें फाइंड आउट करनी है रिकॉइल वेलोसिटी, तो सेम लिख देंगे। मास ऑफ बुलेट कितना है 0.02, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी 150, ठीक। इतना सबको समझ आ गया, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, ध्यान से समझना, इसके बाद सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। अब 0 इंटू एनीथिंग 0, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इक्वल टू 2vg प्लस ये कितना हो गया, अगर इसको मैं वैसे ही रखूं 2/100 इंटू 150, 0 कैंसिल विद 0, 5 to the 10, 5 3 the 15, 3 to the 6, ये 2 से 2 भी कैंसिल आ गया, ये कितना आ गया 3 रह गया हमारे पास, ठीक है। ये 3 रह गया ना, इसको कैंसिल करके, तो 0 इक्वल टू 2vg प्लस 3, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या है 100 150, तो ये क्या होता है, कितना आ गया 53 52, 3/2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल आ गया, 3 बचा, इक्वल टू 0। 2vg को मैं एक साइड रखूंगा, 3 को इस साइड ले जाऊंगा तो कितना आएगा -3, ठीक है। उसके बाद ये 2 कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, 3 कितना हो गया 3/2, व्हाट इज 3/2 1.5, और ये वेलोसिटी है तो यूनिट लिखना है जरूर, यूनिट लिखना नहीं भूलना, दिस इज 1.5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब आप बोलोगे सर ये माइनस साइन आया, इसका मतलब क्या है, हमारे पास vg की वैल्यू आ गई -1.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्या बेटा, उसने बोला गन और बुलेट फायर सिस्टम था, बुलेट आगे निकली, बुलेट आगे निकली तो गन पीछे आएगी, ठीक है। बुलेट की वेलोसिटी क्या है, ये 150 प्लस में, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में गन रिकॉइल हो रही है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, अगर इस डायरेक्शन में मैंने वेलोसिटी पॉजिटिव मानी है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी वेलोसिटी नेगेटिव,
तो आ भी गया हमारा आंसर में, ठीक है। वेलोसिटी नेगेटिव आई, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड से पीछे जाएगी, ठीक। और माइनस साइन क्या कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, वो बताता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि बुलेट और गन सिस्टम है, बुलेट बहुत तेजी से जा रही है 150 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, क्योंकि बुलेट का मास कम है। उतनी तेज से गन वापस आनी चाहिए, थर्ड लॉ तो ये कहता है ना, फोर्स उतनी ही फोर्स लगेगी, उतनी फोर्स तो लग रही है, पर इसका मास कितना है 20 ग्राम, इसका 2 kg, मास इतना ज्यादा है कि इसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी, रिकॉइल तो करेगी पर उतनी तेज नहीं करेगी जितनी तेज बुलेट गई, ठीक है। तो यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गया, ठीक है। जो प्रैक्टिकल हमने एग्जाम्पल दिया था वो भी प्रूव हो रहा है कि गन की वेलोसिटी कम भी होगी और रिकॉइल कर रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी। तो ये एक न्यूमेरिकल है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके बुक में आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी आपको समझ नहीं आया आप नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो मेरे को, तो हम उसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ तक है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू।